नमस्कार दोस्तों, कबड्डी 54-7 पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मैं आज एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिन्होंने देश में नहीं विदेश में जाकर भी अपने देश का नाम रोशन किया है। उनका नाम है प्रवीण अहर, जिसने फॉरवर्ड के नाम से जानते हैं। आइए उनसे मिलते हैं, खेल कबड्डी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आपने खेल कबड्डी कहाँ से और कब शुरू किया? वैसे तो खेल कबड्डी का शौक शुरू से ही था। मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे दो अंकल जो इस टाइम भी खेल रहे हैं, प्रेजेंट में भी खेल रहे हैं, रामपाल अहर, अनिल अहर, जो एक जाना पहचाना नाम है। इनके साथ एक और मेरे अंकल खेलते थे, राजिंदर, जिन्हें प्यार से मसंदर कहते थे लोग। इनको देख देख के, इनसे सीख के एक स्टार्टिंग से ही क्रेज़ हो गया। जिस दिन से मेरी एज यही लगा लो 10 साल 12 साल हुई, उसी टाइम से मैं इनके साथ ग्राउंड पे जाने लग गया। ग्राउंड पे जाके इनको खेलते हुए देख के एक शरीर में उमंग सी पैदा होती थी कि काश मैं भी एक कबड्डी का प्लेयर बनूं। इनको देख के ही मैंने कबड्डी खेलना सीखा। असली गेम कौन सा है जिस गेम से आपको सभी लोग जानते हैं? असली गेम मेरा सर्कल कबड्डी है। खेलता ही मैं सर्कल कबड्डी हूँ, और गेम तो मैं कोई खेलता ही नहीं। क्या होगा, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस टाइम में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के लिए खेल लिए, बास्केटबॉल खेल लिए, रनिंग कर ली, वो तो सभी प्लेयर्स करते हैं। कुश्ती कर ली, वो भी मेरे ख्याल से कबड्डी खेलने वाले 50% प्लेयर करते ही हैं, अपना कोई दम बनाने के लिए, पावर बनाने के लिए वो कर लेता हूँ। लेकिन मोस्टली 99 क्या 100% लोग ही मुझे कबड्डी की वजह से जानते हैं। जब आपने कबड्डी खेलनी शुरू की तब आपका वेट कितना था? वेट से शुरू किया या सीधा ओपन से शुरू किया? थोड़ी सी जानकारी को दर्शकों को बताइए। वेट में खेला, लेकिन पहले ओपन में खेलने के बाद जिस टाइम मैंने कबड्डी खेलनी शुरू की, उस टाइम मेरे में था 72-73, मतलब 72-73 किलो बोझ था। मैंने कबड्डी खेलनी शुरू की, उसके बाद स्टार्टिंग में वेट में नहीं खेला। उसके बाद मैं जैसे वेट बढ़ गया, लेकिन सीज़न के लास्ट तक इतने मैच खेलते थे, एक एक साल में 80-80, 70-70 टूर्नामेंट, 60-60 टूर्नामेंट खेलते थे, तो लास्ट तक वेट आ जाता था यही कोई 65-66-67 तक। तो लास्ट में ऐसा होता था, जो जूनियर बच्चे होते थे वेट के, वो टूर्नामेंट लगाते थे। मेरे गांव की वेट की टीम तो शायद इतनी अच्छी नहीं हुई थी जब मैं खेलता था उस टाइम पे। तो मैं भी यही सोचता था, एक दो प्लेयर और थे सीनियर, उनको साथ में लेके और मैं वेट में जाके खेल लेते थे, क्योंकि उन बच्चों का जो खर्चा होता था, किराया वगैरह हो गया, खाने पीने का हो गया, हमारे तीनों के खेलने से पोजीशन लग जाती थी। जब 2008-9 में आपकी टीम फिर वापस एक हो गई, एक होने लगी, खेलने लगी, तो इसमें सीनियर खिलाड़ियों का सहयोग है या किसी गांव का, पंचायत का, किसका सहयोग मिला? पंचायत का तो क्या होगा जी, जब तक हमारे दिल नहीं मिलेंगे पंचायत क्या कर लेगी उसमें। पंचायत एक गांव की हो, 5 गांव की हो, 10 गांव की हो, वो प्रेशर डाल देगी। एक बार उनके प्रेशर से हाँ कर देंगे, 4 दिन 5 दिन इकट्ठे भी खेल लेंगे। यदि हमारे दिल नहीं मिलेंगे तो कोई और रीजन हो जाएगा, दोबारा फिर बोल देंगे कि ये रीजन हो गया, नहीं खेलना। तो पंचायत भी ऐसा नहीं होती कि पंचायत में 2 ही आदमी बुलाने हैं कि बुला लो फिर कर लो। पंचायत में तो बहुत आदमी होते हैं, उनको बार बार बुलाओ, वो भी ये कहने लग जाएंगे कि हमारा काम में नहीं है, हम ही नहीं के पाछा लागे रहोगे, इस तरह की बात बोलने लग जाएंगे। पंचायत का तो नहीं मैं बोल सकता, जो खिलाड़ी इकट्ठे हुए, जो इकट्ठे होके खेले, उन सब की आपस में ये लगा लो, उन सब के दिल मिले, उन सब की ज़रूरतें हुई, कुछ ना कुछ तो रहा होगा जब उन सब ने ये सोचा कि हाँ हमें इकट्ठा खेलना चाहिए। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। इकट्ठा टीम होने के लिए जो कदम उठा, सही तरीके से इकट्ठी होगी, तो अब आपका क्या कहना है? ये तो जी मेरे को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक कुछ तो दर्शक ऐसे भी हैं जो उस टाइम भी खेल देखते थे, आज भी खेल देखते हैं। यदि टीम अलग रहती तो शायद उस मुकाम तक नहीं जा पाती। जैसे कि आप अपने हरियाणा में, पंजाब में, मतलब उत्तर भारत में पूरे में जहाँ जहाँ भी सर्कल कबड्डी खेली जाती है, या विदेश में जहाँ भी हमारे प्लेयर खेलने गए हैं, जैसे अनिल, मैं पिछली बार गए थे खेलने, तो उन हर जगह पे आज अहर गाँव का नाम है कि अहर गाँव की कोई टीम है, कबड्डी की अच्छी टीम है, ये बोला जाता है। यदि टीम इकट्ठी नहीं होती तो शायद इस दौर तक नहीं जा सकती थी। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ, कोई एक प्लेयर हो जाता, 2 प्लेयर हो जाते, हो उसका वो भी ना हो। फिर क्या आप इस बात से इकट्ठे में संतुष्ट हो? संतुष्ट क्या जी, मैं तो दिल से ही बहुत खुश हूँ। ये तो 4 भाई हैं, वो इकट्ठे रह रहे हैं, इकट्ठे खा रहे हैं, इकट्ठे सब कुछ कर रहे हैं, तो उस बात से संतुष्टि तो होती ही है। संतुष्टि उस बात से नहीं होती कि इकट्ठे रह रहे हैं फॉर्मेलिटी तौर पे, लोगों की नज़रों में दिख रहे इकट्ठे। जैसे एक परिवार है, उसके 5 भाई हो गए, वो रह रहे इकट्ठे लोगों की नज़रों में, लेकिन झगड़ा कर रहे हैं, उस चीज़ से तो संतुष्टि नहीं होती। लेकिन मेरी टीम
एकजुट होकर पूरे एक परिवार की तरह जितने भी मेरी टीम के प्लेयर हैं, सभी बड़े भाई छोटे भाई इस तरीके से रहते हैं कि किसी तरह का ऐसा तो फील होता ही नहीं कि ये टीम, ऐसा लगता है कि ये सब तो मेरे फैमिली मेम्बर हैं। अगर इकट्ठी टीम हुई है, इस इकट्ठी होने में आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिला है, आप विदेश तक चले गए, क्या ये सही है? विदेश तक ही नहीं जी, जो आज मैं नौकरी पे हूँ, मेरा एक और मेरे साथ में मेरा प्लेयर था जो पंचायत सेक्रेटरी लगा था, अमित आयर, वो हम दोनों नौकरी पे हैं। इसकी बदौलत है मेरी टीम का इकट्ठे होना। क्योंकि शायद आपको नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूँ, आपको याद भी आ जाएगा। जिस टाइम पे टीम अलग थी, मैं अमित एक अलग पार्ट में थे, रामपाल पहलवान अनिल पहलवान एक अलग पार्ट में थे। मैं आज आप सबके सामने एक खुलासा भी करता हूँ इस बात का, हमें जो नौकरी मिली है उस चीज़ में सबसे बड़ा योगदान रामपाल का रहा है। यदि ये हमारे और तो बातें बहुत दूर की हैं, एक फार्म भरने तक की जो सबसे छोटी बात होती है ना, यदि ये हमें नहीं बोलते ना तो हम वो फार्म तक भी नहीं भरते। और टीम इकट्ठी नहीं होती तो ये इनको हमारे को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। तो मेरे को और उसको जितना टीम इकट्ठी होने का बेनिफिट होया, शायद ही किसी और को तो ना भी होगा। बीच में आप भी 2010 या 11 में गेम से हट गए थे, तो उसका हटने का कारण क्या था? 2010 में हमारा जैसे ऑफ सीजन में इन्हीं दिनों की बात है, समर कैंप लगा था पावर हाउस में गांव में ही। वहाँ प्रैक्टिस करते करते मेरे को अचानक थोड़ी इंजरी आ गई कमर में। तो उस इंजरी में मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करता गया। उसके बाद मैं चला गया कोल्हापुर 10 दिन की मेडिसिन लेके। वहाँ जब तक वो मेडिसिन का मतलब कह सकते हैं, जब तक मेडिसिन ली तब तक दर्द में आराम रहा। उसके बाद दर्द बढ़ता गया। उसके बाद मैंने वापस आके डॉक्टर को दिखाया तो मतलब मैं बिल्कुल ख़त्म ही मान के चलो हो गया था। मेरी डिस्क डिग गई थी, उसके अंदर लगभग लगभग 1 इंच का गैप हो गया था डिस्क डिग के। तो उस गैप की वजह से 2010-11 इस सीज़न में मैं नहीं खेल सका। उस हटने के बाद ग्राउंड से तो आपने कभी किसी देश का हाइलाइट्स की, तो आपका काम नहीं बढ़ने पाया, किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो उसके बाद आपने फिर मन में कैसे आया कि नहीं नहीं बाहर का छोड़ो, अब फिर दोबारा ग्राउंड में ही चलेंगे? मैं एक बात बताना चाहूँगा जी आपको, कबड्डी ने मुझे आज तक कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं दिया। जितनी बार धोखा दिया, जितनी बार गद्दारी की है, मैंने इसके साथ की है। 2011 तक मैं ठीक हो गया था। लास्ट में 2011 के कोई मार्च में मैंने टूर्नामेंट खेली थी 2-3, उनमें बहुत अच्छा प्रदर्शन था मेरा। उसके बाद मेरे माइंड में पता नहीं क्या भूत सवार हो गया। वो था तो पहले भी, आईलेट्स मैंने पहले भी कर रखी थी। पहले मैं स्टडी बेस पे जाना चाहता था, लेकिन उस दौरान तो बस मेरे माइंड में ये आ गई कि विदेश, किसी भी सूरत में विदेश। तो मैं विदेश के लिए 2 नंबर में रेडी हो गया। एजेंट वगैरह से बात की, उन्होंने बोल दिया कि इतने पैसे यहाँ दे दो, इतने वहाँ दे दो। मतलब इस तरह से एजेंटों का तो काम यही होता है, बहकाना। तो मैं चला गया यहाँ से मकाऊ। उन्होंने बोला कि अगला प्लान है स्विट्ज़रलैंड जाने का। उन्होंने मेरे को स्विट्ज़रलैंड भेज दिया। स्विट्ज़रलैंड रहा मैं 4 या 5 घंटे। वहाँ पे छोटा सा देश है, सख्ताई ही इतनी है, और काम भी हमारे लायक तो मेरे ख्याल से वहाँ कोई काम भी नहीं था। ठंडा ही इतना, बर्फ़ ही मोस्टली रहती है, वो टूरिस्ट प्लेस है बस। तो वहाँ से वापस आ गया मकाऊ। उस दौरान मकाऊ, हांगकांग, मलेशिया इस तरह से घूमता रहा। उसके बाद 2012 में फिर इन्हीं दिनों की बात है, वापस आ गया मैं अपने घर। अपने घर आया, उस टाइम मेरे में 93-94 किलो वेट था। मतलब कि शरीर मतलब पूरा फिट भी नहीं था, जिम जाम तो करता था लेकिन कबड्डी के लायक भी नहीं था। तो यहाँ आके एक बार फिर से माइंड में ये होगा कि कबड्डी ही शायद ठीक रहेगी तेरे लिए, और कुछ तेरे को सूट भी नहीं करेगा। इसलिए दोबारा से कबड्डी में आ गया मैं। 2012, 11-12 से आपकी टीम ने फिर बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। तो उसके बीच में आप कितने बार बेस्ट का अवार्ड आपने प्राप्त किया? मतलब कि 2012 से अब तक 17 तक, इस चीज़ का तो गिनती नहीं कर सकता वैसे। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो बेस्ट प्लेयर निकलने के मैटर में मेरी किस्मत है, जो मेरा लक है, वो अच्छा नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है, जहाँ मैं बेस्ट निकलता हूँ, या तो वहाँ पे बेस्ट का इनाम ही नहीं होता, बेस्ट की घोषणा ही नहीं होती, या फिर ये हो जाता है कि सेमीफाइनल तक बहुत अच्छा खेलता रहता हूँ मैं, और प्राइज़ जो होता है, जो बेस्ट निकालना होता है, वो फाइनल में ही निकाल लें, फाइनल में थोड़ा बहुत लूज रह जाऊँ। फिर भी गिनती तो नहीं कर सकता, होगा कोई 20-25 बार तो निकला ही होगा। जो 3, 4, 5 साल से आपकी टीम इतना बढ़िया प्रदर्शन
कर रही है। इस प्रदर्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत, डाइट, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बीच में आपको किस किस सपोर्ट मिली, किसी कोच की या किसी सीनियर खिलाड़ी की? कोच तो आज तक शायद हमारी टीम के ऊपर कोई आया ही नहीं। आया होगा तो पहले आया होगा, मेरे आने से पहले। किसी कोच के अंडर तो मैंने की ही नहीं। डाइट का तो क्लियर सी बात है, अपने घर से ही मिलती है डाइट तो और कौन तो किस पे डिपेंड रहता है, और रहना भी नहीं चाहिए। डाइट घर से ही मिली। प्रैक्टिस की, जिस टाइम से इकट्ठे हुए हैं 2012 से आज तक, जिस टाइम से खेलते हैं सभी सीनियर प्लेयर, मेन तो मैं रामपाल का ही नाम लूँगा, क्योंकि वही हमारे लिए, जितने भी हमारे कबड्डी के प्लेयर हैं वो सब के लिए एक पूजनीय नाम है। जब आपका मलेशिया का वीज़ा लगा तो आपने पता चला, तो आपको कैसा महसूस हुआ? कोई भी प्लेयर है वो बाहर खेलने जाता है, उसको एकदम से इस बात का पता चलता है। बात ये थी, पूरा क्लियर ही बताता हूँ मैं आपको। पहले थी कि टीम मलेशिया जाएगी, उसके लिए पासपोर्ट वगैरह भेजो। नेशनल खेल के आए थे हम, चंडीगढ़ में नेशनल खेले थे, वहाँ से टीम का सिलेक्शन हुआ था लगभग। उसके बाद जो भी कुछ था, मतलब मेरे से जो भी कोई बात करता है आके, कोई भी कोच है, कोई भी कुछ भी बात करता है, तो मैं उसको क्लियर बोलता हूँ पहलवान तक पूछ लो, कुछ भी बात होती है तो। मतलब मैं किसी इस ऐसे किसी मैटर पे मैं कोई स्टैंड नहीं लेता। तो वहाँ से टीम जैसे सेलेक्ट हुई थी, तो उसके बाद वीज़ा भी एक बहुत बड़ी बात होती है। वीज़ा लग गया था, तो वीज़े का सबसे पहले पता भी पहलवान को ही लगा था। पहलवान ने मेरे पास कॉल की कि बेटे तेरा वीज़ा लग गया। एकदम से क्या, ऐसे ना बोलता है कि बॉडी में करंट सा आया, उमंग तो आती ही है शरीर में, एकदम से करंट सा आया। मैंने कहा मैं अच्छा। कहता कि हाँ। फिर कहता कि मैं तेरे पास वीज़ा की जो मतलब कॉपी है, फ़ोटो है, वो मेरे पास सेंड की है कोच ने, वो तेरे पास सेंड कर रहा हूँ, एक बार देख ले। वीज़े के बारे में नॉलेज तेरे को भी बहुत है। तो उन्होंने मेरे पास कॉपी सेंड कर दी, सभी प्लेयर्स की कर दी कि सभी का देख ले, कहीं किसी का कुछ फेक तो ना हो। तो मैंने देख लिया, मतलब खुशी तो बहुत ही ज़्यादा हुई थी, मुझे भी हुई थी, मेरे परिवार वालों को भी हुई थी, जानने वाले जो यार दोस्त हैं, रिश्तेदार, जिसको भी पता चला, मतलब सबको ही बहुत खुशी हुई थी इस चीज़ से। इतना बढ़िया आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए, और जो स्कूल की इतनी बढ़िया व्यवस्था, ट्रैक से लेकर हर ग्राउंड का सिस्टम, तो इस ग्राउंड को तैयार करने के लिए पंचायत या किसी लोकल या किसी आम आदमी का सहयोग है? पता है जी क्या बात है, कोई भी बात होती है हम ये कह देते हैं, मेरे को ये लगा लो मैं हूँ, मेरा किसी कोई काम अच्छा हो गया, और लोग बोलते हैं कि इसका काम अच्छा हो गया, भगवान ने मेहर कर दी। लेकिन भगवान खुद थोड़ा नाता करने, वो भी किसी के हाथ ही करवाता है। तो वही बात है, स्कूल का ग्राउंड है, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल ने भी किया, इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगाया ग्राम पंचायत ने भी लगाया। लेकिन प्रिंसिपल, ग्राम पंचायत, यहाँ प्रिंसिपल तो चलो मैं मानता हूँ स्कूल में आते हैं डेली, वो देखते हैं, लेकिन जो ये ग्राउंड था, शायद इन दिनों जो सरकारी स्कूल की सिचुएशन है उस हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं थी उन्हें। इसकी ज़रूरत थी मेरे गाँव को, मेरे गाँव के लड़के हैं, इस साइड भी प्रैक्टिस करते हैं, इस साइड भी प्रैक्टिस करते हैं, बाहर भी प्रैक्टिस करते हैं, उनको ज़रूरत थी। उनकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ की सबसे ज़्यादा कोशिश की रामपाल पहलवान ने। आज जो ग्राउंड है, कई चीज़ें तो ग्राउंड में ऐसी भी है, जैसे रस्सा, पाइपलाइन, लाइटें, मतलब जो इन्होंने अपनी तरफ से ही करवाई हैं। इसके अलावा और बात है, जैसे समर्सिबल, हैंडबॉल का ग्राउंड, फुटबॉल का ग्राउंड, ये स्कूल की तरफ से या ग्राम पंचायत की तरफ से इस तरह से दिए गए हैं। मेरा आखिरी सवाल, जो अब नेक्स्ट सीज़न है, नेक्स्ट सीज़न में आपकी और आपकी पूरी टीम, आपके सीनियर, सभी का सभी की क्या प्लान है आगे नेक्स्ट सीज़न के लिए? नेक्स्ट सीजन के लिए प्लान है कि जो आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले जो टीम थी, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, जो उसकी पोजीशन थी, उसी पोजीशन को एक बार फिर से लोगों के सामने, जैसे टूर्नामेंट खेलने जाते थे तो लोग ये कहते थे कि हाँ फर्स्ट तो है कि सेकंड देखो कौन आऊगा, फर्स्ट तो है रहा होगी, सेकंड देखो कौन आऊगा। ऐसा भी रहा है 1-2 साल, ये इतनी अच्छी पोजीशन भी रही है टीम की। मैं जो ये बात है, कोई घमंड में इस तरीके से नहीं बोल रहा, मतलब कि जो दर्शकों की इच्छा थी जो, तो वो बोलते थे,
मैं चाहता हूं कि अब की बार मेरी पूरी टीम जूनियर सीनियर सभी पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने लगे हैं। शायद एक प्लेयर को छोड़ के लगभग सभी पूरे 100% फिट भी हैं। थोड़ी बहुत इंजरी हो सकती है, रामपाल को भी हो, पलवानजिया को भी थोड़ी बहुत इंजरी रहती है, छोटे मित्तू को। बाकी शायद सभी प्लेयर, शायद क्या पता ही उस बात का, तो सभी प्लेयर पूरे फिट हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम सब कोशिश करेंगे, हम सब की रणनीति, हम सब की जो भी सोच है यही है कि हम सब कोशिश करेंगे जो 2 साल पहले हमारी टीम की पोजीशन थी उससे 1-2% ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं होनी चाहिए। उस सिचुएशन पे तो हमारी टीम होनी ही होनी चाहिए। एक बार फिर से हरियाणा में कोई ये बोले कि हरियाणा की 5 टीम में देखो तो पहले नंबर पे अहर का नाम देखना चाहता हूँ। जो कबड्डी 54 ने पंजाब की तरह हरियाणा में जो लाइव का सिस्टम छेड़ा है, क्या ये सही है? पंजाब की तरह नहीं जी, पंजाब से बेस्ट। पंजाब के जो प्लेयर्स के इंटरव्यू होते हैं वो क्या टूर्नामेंट में जाते हैं, 365.com है, यहाँ पे टूर्नामेंट हो रही है, उनका प्रोग्राम है यहाँ प्लेयर आया है या प्लेयर को वो यहीं बुला लेते हैं, यहाँ आके इंटरव्यू ले लेते हैं। जो 24x7 मेहनत कर रही है ना, एक पर्सनली तौर पे, ना किसी से कोई लालच, ना किसी से कोई द्वेष, सभी प्लेयर बराबर कबड्डी को जिस ऊंचाई तक पहुंचाने की ये कोशिश कर रही है, प्लेयरों को भी इसी तरह की करनी चाहिए। मैं 24x7 का धन्यवादी, इतना ज़्यादा धन्यवादी हूँ कि ये अपने माँ खेल कबड्डी को इस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बहुत ज़्यादा कोशिश, पंजाब से बेटर, पंजाब से ज़्यादा कोशिश कर रही है। प्रवीण, जाते जाते जो युवा खिलाड़ी हैं खेल के बारे में, उनको भी आप क्या संदेश देना चाहते हो? युवा जो हैं, हम आज खेल रहे हैं, क्या अब तक कितने दिन खेलेंगे, 1 साल खेलेंगे, 2 साल खेलेंगे। युवा जो है वो किसी भी देश का, प्रदेश का, गांव का, खेल का भविष्य होते हैं। तो जो हमारी नई पीढ़ी है, जो युवा प्लेयर हैं, कुछ बहुत युवा हैं, कुछ थोड़े टाइम के खेलते हैं, कोई इस लेवल पे खड़े हैं कि वो अब की बार स्टार बन के आएंगे, उन सबको मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, कबड्डी को, कबड्डी खेल को अपनी माँ मान के खेलो। प्रैक्टिस करो, 2 टाइम करो, 2 टाइम में काम नहीं चले तो 3 टाइम करो। कबड्डी को पूजो, पूजा करो इसकी। जो कभी कभी क्या होता है, कोई प्लेयर फिक्सिंग वगैरह करते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, ऐसी कोई भी बात ना करो। प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से डाइट लो। जो कबड्डी 54 ने लाइव और ये सिस्टम इंटरव्यू चलाया है, तो इसके बारे में दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं सभी दर्शकों से, सभी लोगों को, प्लेयरों को तो खासकर सभी प्लेयरों को, सभी प्लेयरों की तरफ से सबसे पहले तो मैं 24x7 का दिल से, फॉर्मेलिटी तौर पे नहीं, दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो इतनी बढ़िया फैसिलिटी दी, आज से 2 साल 3 साल पहले कबड्डी खेलते थे, जो आ गया देखने आ गया। ऐसा भी होता है, आदमी हैंडीकैप भी है, किसी की टांग टूटी है, किसी के घर में इतना काम है, कोई इतना गरीब है कि वो किराया लगा के नहीं आ सकता, लेकिन वो कबड्डी देखना चाहता है, उसकी तो मजबूरी थी, वो तो देखने आ नहीं सकता था। 24x7 ने जो ये मुहिम चलाई है लाइव, फिर उसके साथ प्लेयरों के इंटरव्यू, इसके लिए मैं इसका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ। और सभी दर्शकों से, प्लेयरों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो भी 24x7 के जो भी प्रोग्राम हो, लाइव है, किसी प्लेयर का इंटरव्यू है, उस पर कॉमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। प्रवीण, आपने कबड्डी 54 को अपना कीमती समय में से निकालकर आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी। दोस्तों, ये थे एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रवीण अहर, जिसको फोर्ड के नाम से जानते हैं। अगली बारी आएगी किसी और टॉप खिलाड़ी की। जब तक आप कबड्डी 54 के साथ जुड़े रहिए और एंजॉय लेते रहिए।